नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आए हैं हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के साथ गुंडों जैसा व्यवहार करने वाले पूरे तंत्र के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे काजल हिंदुस्तानी के साथ और उनके निमित्त हम पूरे देश भर में हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के साथ कैसे भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ भी कैसे गुंडों जैसे पेशेवर अपराधी जैसे व्यवहार किया जाता है, ये भी बात करेंगे। जो हेट स्पीच का कानून हिंदुस्तान में है ही नहीं, उसके अंदर भी कैसे जेल में डाला जा रहा है। जिन धाराओं में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं, उसमें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जिन धाराओं में पुलिस स्टेशन में ही जमानत दी जा सकती है, उसके लिए भी एक एक हफ्ते तक लोगों को जेल में सड़ाया जा रहा है। ऐसे कई ऐसे घटनाक्रम हम आपके सामने आकर लेकर आ रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ भेदभाव, सौतेला व्यवहार करने की बातें आई है। अरे इसके ऊपर अगर बोलेंगे तो फिर कहेंगे कि असहिष्णुता हो गई है, लेकिन आज हमने तय किया कि काजल हिंदुस्तानी के घटनाक्रम को देखने के बाद एक युवती हिंदुत्ववादी काम करती है, अपने परिवार को देखते हुए, अपने समाज की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए, राजनीति अन्य किसी क्षेत्र में जाने के बजाय धर्म के लिए काम करती है। ऐसी महिला को देश के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तावित करने के बजाय हम अपराधी की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी उन खूंखार अपराधियों को जो शर्तें लगाई जाती है उस तरीके से। हम आज चर्चा करेंगे, आपको भी लेंगे। काजल जी, आपका स्वागत है। और जेल से बाहर आने के बाद ये पहला इंटरव्यू है टीवी पर, और इसलिए जेल के बाहर आने का आपको बधाई। हालांकि क्या बधाई दूं, जब आपको पीड़ित करके अंदर ठोसा गया था, अन्याय किया गया था, जो कानून के तहत आपको गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी फिर भी डाला गया था। और इसलिए मैंने कहा कि आज आपको सीधे लाइव करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट है, जो कि कई लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं, संदीप मिश्रा जी को आप पहले भी सुदर्शन पर देख चुके हैं। तो हम, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का वकील कानून के साथ साथ संविधान की भी व्याख्या करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बना है। और संवैधानिक अधिकारों के तहत एक महिला के अधिकारों पर हुई ये आक्रमण, ये क्षति, ये षड्यंत्र को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के तौर पर वो क्या कहते हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं काजल जी के पास। काजल जी, हम इस पूरे मैटर में एक केस स्टडी के तौर पर आपकी केस को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। आपकी घटनाक्रम से आप शुरू करिए कि हुआ क्या, और फिर हम बताएंगे। लेकिन मैं प्रारंभ वहां से करना चाहता हूं कि आपको जो बेल दी गई है, उस बेल में क्या क्या खतरनाक शर्तें हैं, ये जरा लोगों को बताइए। फिर हम पहले से शुरू करेंगे, इसके बाद साथ में जरा ग्राफिक में भी दिखाते हैं हम। जी धन्यवाद भाई। मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी चैनल और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि जब मैं जेल में भी थी तो आप मेरे परिवार के साथ कांटेक्ट में रहे, आपने मेरे परिवार की हिम्मत बांधे रखी, मेरे पतिदेव से आपने बातचीत में आप हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहे। और मुझे इतना भरोसा था कि जब मैं जेल के अंदर हूँ तो मुझे पता है कि मेरे चट्टान की तरह मेरे भाई बाहर है, जो मेरे लिए न्याय के लिए लड़ रहे होंगे, मेरे परिवार के साथ होंगे। तो मैं शायद अगर धन्यवाद कहूंगी तो वो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा भाई, जो आपने हमारे लिए किया है। और आपने हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहते हैं भाई। और आप एक ऐसे व्यक्ति है भारत में कि जिसने हमेशा हिंदुओं का साथ दिया है और हमेशा हिंदुओं के साथ खड़े, कभी बैक स्टेप पे नहीं आए, बैक फुट पे नहीं आए। बिल्कुल, यही हमारा कर्तव्य है। सुदर्शन का जन्म ही इसलिए किया गया है। जी 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 भाई जी भाई। अब जो आपने शर्तों की बात कही है भाई, मुझे तो अपने ही राज्य में ऐसा लग रहा है जैसे मैं तड़ी पार हो गई हूँ। क्योंकि पहली शर्त यह है कि मैं गिर सोमनाथ जो है उसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकती। बिल्कुल, गिर सोमनाथ जिले में। तो आपको पता होगा हमारा मतलब आप गुजरात के एक जिला गिर सोमनाथ पूरे जिले में ही प्रवेश नहीं कर सकती? नहीं कर सकती भाई। और जो हमारा सोमनाथ महादेव का मंदिर है, हमारा ज्योतिर्लिंग है, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, अगर मैं चाहूँ तो भी अपने महादेव के दर्शन नहीं कर सकती। मुझ पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि मैं उस जोन में ही नहीं जा सकती। दूसरा प्रतिबंध मुझे ये लगा दिया गया है कि मेरे पासपोर्ट जब्त किए हैं, मैं भारत छोड़ के जा नहीं सकती हूँ या भारत से बाहर कहीं जा नहीं सकती हूँ। तीसरी कंडीशन ये है कि महीने में 2 बार
1 तारीख को और 16 तारीख को हर महीने की 1 और 16 को मुझे नजदीकी पुलिस चौकी में हाजिरी लगानी है। और केस के दरमियान मुझे हर बार जब जब वो होगा हियरिंग या जो भी कानून की प्रक्रिया, न्यायालय की प्रक्रिया होगी, तब मुझे उसी ऊना विस्तार में जाना होगा जहां मेरे सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, जहां मेरा जीवन जोखिम में है 100%। तो ऐसी कुछ भयानक शर्तें लगाई गई है भाई, पर मुझे लगता है कि मुझे न्याय पे भरोसा है। आज बाबा साहेब की जन्म जयंती भी है और मैं संघर्ष करूंगी और मुझे भरोसा है कि न्याय तंत्र मुझे जरूर न्याय देगा, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे प्रभु श्री राम जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। काजल जी, हेलो। हाँ, जी आपने तो पूरी जांच, आपको जैसे जो कहा, जब बुलाया आप गई? जी भाई, मैंने पूरा कॉपरेट किया है। मैंने तो भाई सामने से मैं हाजिर हुई हूँ। मैंने तो एंटीसिपेटरी बेल भी मैंने नहीं रखी अपनी, क्योंकि मुझे भरोसा था, न्याय तंत्र पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, इसलिए तो मैं सामने से मैं खुद चलकर गई हूँ भाई। मैं खुद सामने से गई हूँ पुलिस स्टेशन। तो मैंने तो हर जगह से सहयोग किया, क्योंकि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मेरा कर्तव्य है। हम एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक है देश के, और हम संविधान में बिलीव करते हैं और हमें पता है कि भाई हमने गलत नहीं किया है तो हमें जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन 5 दिन तक मैं जेल में रही हूँ भाई। बिल्कुल। थोड़ा आप घटनाक्रम बताइए कि कहां से शुरू हुआ वो घटना, जहां पर आपके ऊपर FIR हुआ, वो कार्यक्रम क्या था, उसमें क्या हुआ? भाई 30 तारीख को रामनवमी थी और श्री रामनवमी के दिन 30 तारीख को शाम को 8:30 से 8:30 के बीच में मेरा धर्म सभा था। और आपको पता है 30 तारीख को सुबह बरोड़ा में पत्थरबाजी हुई थी, तो वो तो सबको मालूम है, चैनल में आया था। शाम को मेरा ये आयोजन था और उस आयोजन में आपको पता है कि हम 3 विषयों पर समाज जागरण का कार्य करते हैं, समस्त हिंदू संगठनों के साथ मिलके, आम जनता के साथ मिलके। लव जिहाद, लैंड ग्रैबिंग के अंतर्गत जो लैंड जिहाद ये कर रहे हैं वो, और तीसरा धर्मांतरण। इन विषय पर मैंने पब्लिक को जागरूक किया। मैंने एसपी कोई भी बात नहीं बोली जो किसी के भगवान को टारगेट कर रही हो या किसी के मजहब विशेष को या किसी को उस तरह से टारगेट कर रही हो। आपको याद होगा कि एक नुपुर शर्मा का जो पूरा मैटर हुआ था और इन्होंने एक सेंटेंस उठाकर पूरा उसको इस तरह से वायरल किया था और इन्होंने कहा क्योंकि ये हमारे नबी पर बोले हैं इसलिए हम गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे। लेकिन भाई मेरा तो पूरा वो क्लिप वायरल हो रहा है। आप बताओ मुझे उसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हेट स्पीच है। तो 30 तारीख को मैंने वो कार्यक्रम किया। 31 तारीख को शुक्रवार था और आपको पता है कि जुम्मे की नमाज के बाद में तो यहाँ पर तो क्या पूरे भारत में पत्थरबाजी हमने देखी है। हमने वो दौर भी देखा है, तारीखों की घड़ियों में लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हम तो वो सजा भुगत ही रहे भाई। 31 तारीख को ये लोग सर तन से जुदा के पुलिस चौकी के आसपास के विस्तार में नारे लगाते हैं, जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता के लोग। 30 को मेरा कार्यक्रम, 31 को सर तन से जुदा के नारे। 1 तारीख को शांति समिति की बैठक खुद वहां की लोकल पुलिस बुलाती है, जिसमें हिंदू पक्ष भी होता है और मुस्लिम पक्ष भी होता है। शांति समिति की बैठक उस दिन 2 बार होती है। जब सवेरे होती है तो वो पुलिस के सामने ही इनकी बोलाचाली होती है, गाली गलौच होता है और थोड़ा सा उग्र हो जाता है वो समिति की बैठक। पुलिस वापस मेहनत करती है, सबको समझाती है और वापस थोड़े समय के बाद में फिर से दोबारा शांति समिति की बैठक बुलाती है दोनों पक्षों की ओर से। और वो शांति समिति की बैठक में मामला शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एसपी के खुद के स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में मीडिया को बोला है कि ये बैठक काम इसलिए नहीं करी क्योंकि इन लोगों के अपने पर्सनल मैटर है और इनकी पुरानी जो दुश्मनी चली आ रही है उसको लेकर इनका जो है वो विवाद हुआ है, जो एसपी खुद बोल रहे हैं। और चलाया क्या जा रहा है हर जगह, कुछ एक मीडिया के लोग काजल के भड़काऊ भाषण से वहां पे ये हुआ, सारा दंगा हुआ। पहली बात तो मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। 1 तारीख को जब शांति समिति की बैठक हो जाती है तो 1 तारीख की शाम को क्यों वापस पत्थरबाजी होती है, तो मतलब क्या रहता है शांति समिति की बैठक का, एक बात। दूसरी बात, एसपी खुद बोल रहे हैं कि इनका अंदर का इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है और उसी वजह से जो है ये शांति समिति की बैठक जो है काम नहीं कर रही। उसमें स्पेशली बोला गया है कि इनका जो चलता आ रहा है वो मैटर की वजह से।
और 2 तारीख को सवेरे मेरे पर एफआईआर होती है, क्योंकि 1 तारीख से ही मेरे पर कुछ एक लोग अपना मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं और पूरे पूरे दिन ये खबरें दिखाते हैं कि काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण, काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण से ये हुआ। मतलब कैसे कृत्यों को व्हाइट वॉश किया जाता है, ये वो शाहरुख जानता है कि शाहरुख आपका आवाज, हाँ आवाज कट कर, हाँ। जी भाई, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी भाई, वो पत्थर फोन कट हो गया था। तो भाई वो पत्थर मारकर भी वो शांति प्रिय है, और अगर हिंदू कुछ मुंह से बोल देता है तो वो हेट स्पीच हो जाती है। अब आप देखो कि चलाया ये जा रहा है कि काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण में कुछ लाइन तो होगी ना। भड़काऊ भाषण की डेफिनेशन क्या है? कौन तय करेगा भड़काऊ भाषण क्या है? अगर मौलाना साजिद ये बयान देते हैं कि सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने इसलिए गिराया क्योंकि मंदिर के अंदर हिंदू जो है वो गलत काम करते थे, बहन बेटियों के बलात्कार करते थे, तो भाई क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? पर क्योंकि मौलाना साजिद बोल रहा है इसलिए ये तो स्पेशल ऊपर से पास लेके आए हमारे देश में कि इनको तो सब बोलने की आजादी है। और अगर हम इनके ये बातों को कोट कर दे तो वो भड़काऊ भाषण हो जाता है। मौलाना साजिद ये भी बोलते हैं कि एक तरफ ये संविधान की बात करते और दूसरी तरफ मौलाना साजिद ने ये स्टेटमेंट दिया कि तुम आज बना दो अपना राम मंदिर, 50-100 वर्ष बाद में जब हमारी संतानें और हमारी पीढ़ियां आएगी तो वो इस राम मंदिर को फिर से तोड़कर फिर से उस पर दरगाह मस्जिद जो भी है वो बनाएगी। तो भाई आप मतलब समझ रहे हो हेट स्पीच का डेफिनेशन क्या है? पहले तो कोई मुझे ये समझा दे। आप बोलो तो ये हो जाती है आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, और हम बोल दे तो हेट स्पीच हो जाती है। आप पत्थर लेकर किसी का सर फोड़कर मार दे रहे हो तो वो सेक्युलरिज्म है, और हम अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो वो कम्युनल हो जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। और क्यों आपको पता है भाई कि आज इतने कृत्य इतने क्यों बढ़ गए? इस्लामिक आक्रामकता देश में इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि वो शाहरुख जानता है कि अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर वो जला देगा तो ये जो मीडिया के कुछ लोग हैं वो उसको भटका हुआ नौजवान कहेंगे। वो शाहरुख जानता है कि वो चाहे अब्दुल लतीफ जैसा गुंडा क्यों ना बन जाए, रईस जैसी पिक्चर बनाकर बॉलीवुड वाले उसको ग्लोरीफाई करेंगे। वो ये शाहरुख जानता है कि वो किसी का सर तन से जुदा कर देगा तो आधी रात को कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा उसके लिए कोर्ट रूम खुलवाएंगे। और वो ये शाहरुख जानता है कि वो किसी बच्ची का बलात्कार करते तो वो उसको कुछ नेता सिलाई मशीन भी देंगे और करोड़ों रुपए भी देंगे। इकोसिस्टम तो है वो पूरी इनकी है, इसलिए तो शाहरुख अब्दुल आफ्ताब के इतने मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरा प्रकरण उठा के देखिए भाई, और आप जब गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, हेडलाइंस यही आ रही है काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण की वजह से दंगे हुए। पहली बात तो दंगा उसे कहा जाता है जब 2 गुट मिलकर लड़ते हो। यहाँ पे एक कम्युनिटी जो जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता के वो जो लोग हैं वो पत्थरबाजी हिंदुओं पर कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी हो रही है। वो भी कब हो रही है? मेरा भाषण 30 को था, पत्थरबाजी शांति समिति की बैठक 1 तारीख को थी, उसके बाद में हुई शाम में। और इनके पास से हथियार मिले, हथियार जब्त हुए, कितने भारी संख्या में हथियारों को जब्त किया गया है, खुद वो मीडिया रिपोर्ट में है। कौन इतनी सोडा बोतल इकट्ठी करता है, इतने हथियार कौन इकट्ठे करता है? मतलब सुनियोजित ये साजिश थी। और अगर काजल हिंदुस्तानी के 1 सेकंड के लिए इनके लॉजिक को मानती हूँ तो काजल हिंदुस्तानी की बोलने से हुआ तो बड़ौदा में तो काजल हिंदुस्तानी नहीं गई, बंगाल में तो वो नहीं गई, महाराष्ट्र में भी मैं नहीं गई हूँ, बिहार में भी नहीं गई हूँ, तो इन सब जगह पत्थरबाजी हुई है। महाराष्ट्र में पत्थरबाजी हुई तो वहां कौन है, किसने किया है? तो ये भी तो एक प्रश्न है। तो ये जो एक वो पूरा सिनेरियो चला आ रहा है ना कि अब्दुल और आफ्ताब के कांड को व्हाइट वॉश करने का, मुर्तुजा जो है वो गोरखनाथ पीठ में घुस जाएगा और ये फिर कुछ एक तबका जो ये लेफ्ट मीडिया वाले हैं उसको जो है मानसिक रोगी घोषित कर रहे हैं। आईआईटी ग्रेजुएट मानसिक रोगी है, ये बात समझने में आती है। तो ये जो व्हाइट वॉश इनके कृत्यों को करने का काम जो चल रहा है ये बहुत भयानक है, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी हालत चार्ली हेब्डो जैसी होने वाली है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सांपों को दूध पिलाने से सांप उनका ख्याल रखेगा, तो उनको ये नहीं पता कि दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है, खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। लेकिन मुझे न्याय तंत्र पर भरोसा, और मुझे पता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें अंत में जीत सदैव सत्य की होगी, और मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ गलत ना तो बोला है ना मैंने कुछ गलत किया है,
और मैं जानती हूँ कि मुझे जरूर न्याय मिलेगा। गुजरात में स्वतंत्रता से लेकर अब तक या देश के किसी हिस्से में हेट स्पीच के लिए किसी महिला की गिरफ्तारी आपकी ऐतिहासिक घटना है। हमारी रिसर्च टीम ने अभी तक यह पूरा निकाला कि हेट स्पीच के नाम पर किसी महिला की गिरफ्तारी का कोई उदाहरण नहीं है। जिसने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे, वो कहने वाला भी जमानत नहीं, निर्दोष छोड़ दिया गया, वो भी 7 साल 8 साल बाद। लेकिन भारत में तो कम से कम अब इसका इंटरनेशनल भी स्टडी करना चाहिए, लेकिन भारत में किसी महिला की गिरफ्तारी हेट स्पीच के अंदर अब पहली है। आपके ऊपर मैंने पता किया नो पार्किंग की भी केस नहीं है, किसी प्रकार का कोई दूसरा एफआईआर नहीं है, और सीधे एक आतंकवादी की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। भाई मेरी पीड़ा और मेरी वेदना सिर्फ इतनी है कि मैं एक हिंदू की बेटी हूं, मैं एक हिंदू समाज की बहू हूं, मैं एक हिंदू व्यक्ति की पत्नी हूं और मैं हिंदू बच्चों की माँ हूं। मेरा दोष इतना है कि मैंने हिंदू समाज में जन्म लिया और मैंने इस धरती पर, इस भारत देश पर जन्म लिया कि जो इन्हें लगता है कि इनकी है और हम उनके लिए काफिर है। और काफिर तो अगर बोलेगा तो फिर इसी तरह से मुंह बंद कर दिया जाएगा। सर तन से जुदा के नारे लगेंगे, काफिर घर से बाहर ही क्यों निकल रहा है, अब निकलोगे तो नारे लगने वाले ही है, तुम्हारे सर तन से जुदा होने वाले ही है। काफिर अगर इनके प्यार के प्रपोजल को मना कर देगा तो पेट्रोल डालकर जला भी दिया जाएगा। काफिर अगर लिव इन रिलेशनशिप में आफ्ताब के साथ रहता भी है और शादी की बात कर देगा तो 35 टुकड़े भी कर दिया जाएगा। काफिर जो है वो अगर शादी कर लेता है तो रिबिका की तरह दिलदार अंसारी उसके 52 टुकड़े भी कर देगा। काफिर अगर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा तो किशन भरवाड़ की तरह उसका सर तन से जुदा भी हो जाएगा। काफिर जो है अगर इनका किसी बात पर विरोध कर लेगा तो उस पर दर्जनों केस दर्ज करवा दिए जाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा चल रही है और हेट स्पीच का जो पूरा सर्टिफिकेशन है वो दूसरे पक्ष की ओर से हिंदुओं को दिया जा रहा है और दूसरा पक्ष खुद जज बना बैठा है और वो खुद ही जजमेंट दे रहा है कि ये हेट स्पीच है। तो मेरा तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि डिसाइड कौन करेगा भारत में कि हेट स्पीच क्या होती है। और मीडिया ट्रायल मेरे पे चला दिए गए, मुझे तो घोषित आतंकवादी बना दिया गया है। एक महिला के साथ इस तरह का बर्ताव मैंने आज तक, भाई आप जानते हो कि अपने जीवन में कभी ना तो गलत चलाया है, ना गलत किया है, ना गलत बोला है, ना गलत सुना है। और फिर भी सत्य के इस मार्ग में जो संघर्ष हो रहा है और जो पत्थर मार रहा है उसको 48 घंटों में जमानत मिल रही है, वो छूट रहा है पत्थर मारने वाला, और मैं 5 दिन तक जेल में रही। मतलब बोलने वाले को जेल और पत्थर मारकर दंगे करने वाले को बेल। वो बेल भी कोर्ट में जाए बगैर शायद पुलिस स्टेशन में ही जाके छोड़ दिया, ऐसा पता चला है जिन 80 लोगों के खिलाफ ये किया है। खैर, आप अंदर गई लेकिन बाहर बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन था ही, लेकिन आपका परिवार बड़े मजबूती के साथ खड़ा था। ईश्वर को मानने वाले लोग ऐसे ही मजबूत होते हैं। ये मैंने देखा, आपके पति का कॉन्फिडेंस, आपके बच्चों की घटना भी आपने घर जाने के बाद बताई। जी भाई, आप जानते हैं कि कोई जो महिला होती है उसको भगवान नेचुरली इमोशनल बना के ही भेजते हैं। अब इन्होंने जो है भाई नुपुर शर्मा 2.0 रिपीट करने की कोशिश करी। इनकी मॉडेस्ट ऑपरेंडी ये है कि अगर हिंदू महिला बोल रही है तो उसको डरा दो, धमका दो, मल्टीपल्स उस पर एफआईआर कर दो। फिर वो क्या होगा कि उस पर ये सब होगा तो परिवार चिंता करेगा, फिर परिवार मना करेगा और परिवार का दबाव होता है। तो आप जानते हैं कि महिला इमोशनल होती है और उसमें भी मेरे जैसी शादीशुदा महिला जिसके 3-3 बच्चे हैं, जो जॉइंट फैमिली में रह रही है, परिवार को जान से मारने की धमकी, बच्चों को जान से मारने की धमकी, बेटी को गैंगरेप की धमकी, मुझे जान से मारने की और रेप की धमकी, मेरे पर एसिड फेंक देने की धमकी, मेरे पति के मॉब लिंच की धमकी। आप सोचो, एक महिला को हर तरह से तोड़ने की पूरी कोशिश करी और वो नुपुर शर्मा 2.0 लिटरली चलाया गया। वही सेम मॉडेस्ट ऑपरेंडी कि कॉपी कट पेस्ट करो, क्रॉप करो, उसको स्प्रेड कर दो हर जगह और फिर उसके खिलाफ फतवा बाहर निकाल दो कि वो डरकर चुपचाप घर में बैठ जाएगी और नुपुर शर्मा की तरह ही वो गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर कर दी जाएगी। यही मेरे साथ किया है। लेकिन मैं इनको साफ साफ बता दूं कि हम लोग श्री राम के वंशज है।
क्यों सोचे रहा सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। और मैं इस संघर्ष में सदैव, मेरा परिवार मेरे साथ है, पूरे हिंदू समाज के मेरे भाई बहन मेरे साथ है, सारे भारत के हिंदू संगठन के भाई बहन मेरे साथ है। मैं तो जब भाई अंदर थी मुझे पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। कल रात को मैंने 12 साढ़े 12 बजे जब हाथ में लिया फोन और मैंने देखा कि मेन सोशल मीडिया ने इतना जो मुझे सपोर्ट किया है, इतने भाई बहनों ने साथ दिया, तो मेरा मनोबल और हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई कि सभी लोग मेरे परिवार के साथ इस संकट के समय है और मेरे भी साथ में सब लोग हैं। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी थी और इन लोगों को, पत्थरबाजों को मतलब सिंपैथी देने की कोशिश, और मेरे को तो घोषित आतंकवादी कर दिया था। लेकिन मेरे को आज बहुत खुशी इस बात की कि सोशल मीडिया ने इनके जो नैरेटिव है उसकी धज्जियां उड़ा दी और इन लोगों को आईना दिखा दिया है। और सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की ताकत है। और मैं यही कहूंगी कि ना थके हैं पाँव मेरे, ना ही मैंने हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दौर कहीं और आज भी संघर्ष जारी है। बिल्कुल, और संघर्ष जारी रहेगा। मीडिया की चर्चा आपने की ही है, तो जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और अपने आप को राइट विंग कहते हैं, उन्होंने या तो आपके बारे में चुप रहना पसंद किया या बोला तो भी आपके भाषण और आपके अपराधी होने के दिशा में ही। भाई मेरे को अभी तक ऐसा पूरा मेरे को देखने का समय भी नहीं मिला है, क्योंकि आप जानते हो मैं रात को लेट आई थी। लेकिन मैंने कुछ एक चीजें देखी है कि जहाँ कुछ लोग चुप थे तो शायद वो उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ा होगा, उन बेचारों की कुछ मजबूरी होगी इसलिए शायद वो चुप होंगे। लेकिन मेरे बहुत से हिंदू भाई बहन मेरे साथ थे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकली करेक्ट होना ही सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा मैं मानता हूं। जिनको राजनीति करनी है, जो राजनीतिक क्षेत्र में वो कुछ करे तो थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं, लेकिन जो राजनीति में है ही नहीं, जिनको मतलब जो पार्टी में नहीं ऐसा कहते हैं स्वयं, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होने के दिशा में अन्याय के विरुद्ध या तो चुप हो जाते हैं या ऐसा मौन साध लेते हैं कि बाकी लोग भी उनके कारण नहीं बोलते हैं। अन्याय के विरुद्ध मौन रहना भी बड़ा अपराध है, यह भी यहां पर ध्यान रखना चाहिए। खैर, समर्थन तो मिला लेकिन जेल जेल होता है। आपको जेल में भी 5 दिन रहना पड़ा। 5 दिन कम समय नहीं है भाई। आपको पता है कि जेल का एक एक दिन एक एक महीनों के समान होता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत मेडिटेशन करती हूँ और ये मेरी सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी गिफ्ट है मुझे, कि जो मुझे स्पिरिचुअल जीवन में मेडिटेशन की और ले गई, जो मेरी हिम्मत थी और हिम्मत बनी रही। और मैं अंदर एक मिनट के लिए भी मैं कमजोर नहीं पड़ी और मैं जानती थी कि मेरे को कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मेरा जो संघर्ष है उसमें मुझे जरूर सफलता मिलेगी। मुझे न्याय तंत्र पे भरोसा था। लेकिन भाई मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, कोई भी महिला देश में अगर हिंदुत्व के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही है और अगर उसे जेल जाना पड़ता है, तो मैं तो बहुत मजबूत इरादों की हूँ। मुझे आप जैसे भाइयों का सपोर्ट है, मेरे पति बहुत स्ट्रांग है, मेरे ससुराल वाले बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कोई और महिला होना तो वो 24 घंटे या 48 घंटे के बाद वो ये मुंह से बोलने के लिए मजबूर हो जाए कि छोड़ो ये क्या, हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, कुछ इससे बदलाव होने वाला नहीं है, अपना देखो, अपना घर संभालो। यही होता है भाई। हिंदू मानसिकता पर एक किताब लिखी गई है। मैं तो स्ट्रांग हूं कि मेरे साथ इन्होंने जो कोशिश करी उसमें ये इनको लग रहा था ये सक्सेस होंगे, पर ये सक्सेस जिहादी लोग होने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं लड़ूंगी और मैं सत्य की इस लड़ाई में हूं, मुझे पता है। और मैं इसमें जरूर मेरी विजय होगी, वो भी मैं जानती हूँ। लेकिन भाई एक हिंदू मानसिकता पर एक किताब लिखी गई है, वो उस किताब में ये बताया जाता है कि कैसे जब संघर्ष का समय आता है तो जो लोग कल तक कंप्लेन करते थे कि ये गलत हो रहा है और फिर कुछ लोग उस पर एक्शन लेते हैं, तो फिर जो कल तक कंप्लेन कर रहे थे वही बैकफुट पर आकर ये कहते हैं अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कर लिया। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। हमारे हिंदू पॉलिटिकली करेक्ट बनना चाहते हैं कुछ लोग। मैं उनको कहती हूँ आप पॉलिटिकली करेक्ट मत बनिए, आप पॉलिटिकली करेक्ट हिंदू बनिए, क्योंकि ये जो संग्राम और ये जो संघर्ष चल रहा है हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है भविष्य। मैं भाई आपको पता है एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ। ये सब जीवन छोड़ छाड़ कर ये इतना रिस्क लेकर जीवन का जोखिम, बच्चों का जोखिम, ऊपर से जेल जाना पड़ रहा है, मीडिया ट्रायल मुझ पे चल रहे हैं, मेंटल टॉर्चर,
फिजिकल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तन मन धन से पूरे मतलब खत्म हो जाते हैं, पैसे भी इतने खर्च होते हैं, ये सारे केस कबाड़े लड़ना झेलना इतना इजी है, इसलिए तो भाई हिंदू तैयार नहीं हो रहा है लड़ने। वो कहते हैं ना, किसी फिल्म में डायलॉग है कि भले ही सरकार तुम्हारी बदलती हो लेकिन तंत्र हमारा है, सिस्टम हमारा है। काजल जी, यही अनुभव आया आपको? जी भाई, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनका इकोसिस्टम जिस तरह से काम करता है भाई, कि अगर एक जगह कुछ हुआ है तो बाकी पूरे राज्य से अलग अलग जगह से, वो जैसे कि मेरा केस है, तो मेरे केस में भाई अलग अलग राज्यों से मेरे राज्य में अलग अलग जिलों से इन लोगों ने आवेदन दिए हैं, अलग अलग जगह से इन्होंने आवेदन दिए। इन्होंने सब जब हमारा ये सब प्रोसेस चल रहा था तो उसमें इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। हमारे केस अमेरिका से भी दिए, अमेरिका से भी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम एसोसिएशन अमेरिका में बैठे, वहां से भी आपके खिलाफ अल जजीरा ने शो किए। बीबीसी जी भाई, सीना पीट रहा था जैसे बीबीसी के घर का कोई चला गया है। मतलब क्या पूरे दुनिया का, आप तो केवल राज्य और देश की बात कर रही है भाई, क्योंकि इनको नुपुर शर्मा 2.0 करना है कि हिंदू की लड़की बोलेगी, हिंदू महिला बोलेगी तो ये हिंदू महिला विरोधी गैंग है, और हिंदू महिला को कैसे भी करके चुप कराना है। मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के ऊना में नारे लगे हैं, पर वो कहीं कोई मेंशन ही नहीं कर रहा है। वो वीडियो वायरल हो चुके हैं पर कोई उस विषय पे बात नहीं कर रहा है। क्यों हमारे खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं? क्या हम शरिया लॉ में जी रहे हैं? क्या ये तालिबानी शासन यहाँ पे चल रहा है? इनकी इतनी हिम्मत क्यों बढ़ जा रही है? क्यों लोग इस पर डिबेट नहीं कर रहे, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं? काजल का भड़काऊ भाषण, क्या भड़काऊ है मुझे बताओ तो सही, क्या मैंने भड़काऊ बोला है वो तो मुझे कोई स्पष्ट करो। मतलब कैसे भी करके हिंदू महिला को टॉर्चर करो, उसको मेंटली इतना टॉर्चर कर दो, 5 दिन तक उसको जेल में डाल दो और उसको कंप्लीटली इतना खत्म कर दो कि वो घर से बाहर जाने से डरे। काजल जी, थोड़ा ये पूरे तंत्र में आपको कई बुरे अनुभव भी इन दिनों में आए होंगे, तो और भी कुछ आप उसमें जोड़ना चाहती है जो हुआ आपके साथ? भाई देखिए, हिंदू तो बेचारा जब से पैदा होता है तब से वो संघर्ष करता रहता है। पिछले 1000 वर्षों का हमारा संघर्ष भरा इतिहास रहा है, और आज भी 2023 में हिंदू अपने ही देश में अपनी अस्मिता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। आप देखिए कि किस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से हिंदुओं के रिचुअल्स, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, ओटीटी वेब सीरीज बनाकर हिंदू महिलाओं को खराब तरीके से दिखाया जाता है, या हिंदू कस्टम्स और परिवार व्यवस्था को खत्म कैसे किया जाए उसका एक षड्यंत्र चला आ रहा है। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। विडंबना इस बात की है कि अब जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ वैसा आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ होगा। तो भारत की महिला शक्ति, जब हम बात करते हैं महिला सम्मान और सुरक्षा की, और उसमें अगर महिला शक्ति अगर बाहर निकल रही है महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए, और समानता का अधिकार सभी देश की महिलाओं को मिले, उसमें आवाज उठाती है, तो उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता है, उसको ऐसी सजा भी मिलती है, उसका बोलती बंद करने की पूरी चेष्टा की जाती है, उस पर मल्टीपल एफआईआर की जाती है, उसको जेल हवाले किया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है, उसको मानसिक मेंटल टॉर्चर किया जाता है। मतलब एक महिला को हर तरह से तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और खुलेआम वो प्रयास हो रहा है। भाई मैं आज भी अगर अड़िग हूँ तो आप समस्त भाई बहनों के आशीर्वाद से और आपके साथ से हूँ, वरना आई एम टेलिंग यू भाई, मैं भी मजबूर कर दी जाती नुपुर शर्मा की तरह गुमनामी की जिंदगी व्यतीत करने के लिए। और वो जोर मुझे दिया गया है, वो प्रेशर आया है कि नुपुर शर्मा की तरह चुपचाप बैठ जा, उसकी जो हालत, क्योंकि आपको आपके लिए अभी जो कंडीशन लगाई गई है वो सारी कंडीशन तो यही कह रही है। मुझे पता चला कि एक और ये भी कंडीशन लगी है कि अगर पूरे देश में कहीं और भी एफआईआर होता है तो आपकी ये बेल कैंसिल हो जाएगी, आपकी जमानत कैंसिल होगी और आपको फिर उसी जेल में डाला जाएगा। जी भाई, अब बिल्कुल सत्य बता रहे हो। मैंने आपको कंडीशंस के सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने भेजे भी है। बिल्कुल, और ये सही बात है। मतलब एक महिला को
हर तरह से खत्म कर दो। तो इसका मतलब तो साफ है कि आपने बोलना नहीं है। आप बोलोगी तो एफआईआर करना क्या होता है? इस देश में 100-150 रुपए में एफआईआर हो जाता है। ऐसे ऐसे पुलिस थाने इस देश में हैं। और जब ये आपको शर्त ये दी गई है, ये जब पता होगा विरोधियों को, शत्रु को, दुश्मनों को, देश के गद्दारों को, तो एक एफआईआर और करवाना कौन सी बड़ी बात रहेगी? नहीं, और वो भी जाती है ना, जैसे बंगाल केरल जैसे राज्य है या राजस्थान जैसे राज्य है, आंध्रा तेलंगाना तमिलनाडु है, तो वहां पर करना कौन सी बड़ी बात है भाई? आराम से हो सकती है। मुझे मेंटल टॉर्चर करना है, मेरे परिवार को टॉर्चर करना है, तो उसके लिए इनके रास्ते अब और इजी हो गए हैं। मगर मैं जानती हूँ कि मैं सत्य के मार्ग में हूँ। साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र मेरी रक्षा के लिए जरूर आएंगे और मेरा परिवार मेरे साथ अड़िग खड़ा है। और मैं जानती हूँ कि ये संघर्ष है, मुझे जो फेस करना है वो तो मुझे ही करना है, बाकी सब लोग सपोर्ट तो करते ही है, लेकिन जो वो डायरेक्ट फेस करना होता है भाई, वो बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर आकर सोचती हूँ कि नुपुर शर्मा की क्या हालत हुई होगी, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, हम वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरे लिए तो भारत ही मेरे खिलाफ है, नुपुर शर्मा के खिलाफ तो 56 इस्लामिक देश के जिहादी आतंकवादी तालिबानी पड़ चुके हैं। इंटरनल आतंकवादियों में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे पहले उसका सर तन से जुदा कौन करता है। ये वेदना है भाई हम हिंदू महिलाओं की, ये हालत है हम हिंदू महिलाओं की। बिल्कुल। और जो बाकी शर्तें हैं, उन शर्तों को भी अगर हम देखेंगे तो आप तो स्ट्रांग है, बोल रही है, टीवी पे आ रही है, लेकिन शर्तें तो यही कह रही है कि अब चुप होना है, अब बोलना नहीं है। भाई मेरे को इतना पता है कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतांत्रिक देश में मिलती है सबको, और अगर मेरे बोलने से दिक्कत है और ये मेरे को सूली पे चढ़ा ही देना चाहते हैं तो चढ़ा दो। मैं सच्चाई के लिए कल भी आवाज उठाती थी, आगे भी उठाऊंगी। इन्हें लगता है कि ये ऐसा करके मेरे को घर में बिठा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मेरी हिंदू बेटियों को मैं लव जिहादी भेड़ियों से, नर पिशाची नर भक्षियों से बचाने के लिए, चाहे मुझे अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, मैं सज हूं। आपकी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद। काजल जी, कार्यक्रम के अंत में एक संदेश आपकी तरफ से क्या है, उसको लेते हैं। मेरा अंत में संदेश ये है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल। और मैं जानती हूँ कि सभी का आशीर्वाद है, साथ है, ये संघर्ष जारी रहेगा। लव जिहाद, लैंड ग्रैबिंग जो कि जिहादियों द्वारा हो रही है, और धर्मांतरण जो हिंदुओं के हो रहे हैं, उसके सामने लड़ाई निरंतर चालू रहेगी। और भारत में मुस्लिम महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं के समान अधिकार मिले, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी आए, ऐसी हम भारत सरकार से विनती करते हैं, और इस पर भी हम कार्य करेंगे और संघर्षरत रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, हम आपके साथ थे, है और हर कीमत पर रहेंगे।